कि जो राज्य की एवरेज से भी बहुत पीछे है। हर प्रकार से वहां का धन तो सब राज्य जिलों को समान मिलता है, तो ऐसा क्यों होता है? गवर्नेंस के प्रॉब्लम, योजनाओं का अमलीकरण नहीं। हमने ऐसे जिलों को एस्पिरेशनल जिलों के रूप में आइडेंटिफाई किया और राज्य सरकारों की सहमति से किया। करीब 110-115 जिले हैं और उस पर हमने स्पेशल फोकस किया। मैं खुद जिलों से बात करता हूँ, उन जिलों में कल्याणकारी योजनाएं ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे। मैं राज्य सरकारों को प्रार्थना करता हूँ कि वहाँ यंग अफसरों को लगाइए, IAS अफसरों को, प्रमोटेड अफसरों को या रिटायर्ड एज वाले लोगों को वहाँ मत भेजिए, यंग लोगों को लगाइए। और मैंने देखा कि सभी राज्यों ने मेरी इस बात को माना, यंग अफसरों को लगा। दूसरा, मैंने कहा बार बार ट्रांसफर मत कीजिए, उनको वहाँ रहने दीजिए 3 साल, उनको कहिए कि तुम काम करो, बाद में तुम्हें अच्छा पोस्टिंग देंगे। सभी राज्यों ने मेरी मदद की और आज ये जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है वो राज्यों की एवरेज से भी कुछ तो आगे निकल रहे हैं, कई पैरामीटर में आगे निकल रहे हैं। अब देश का भला हो रहा है। तो मेरा फेडरलिज्म में छोटी से छोटी इकाई का भी भला हो। अब जैसे ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क हिंदुस्तान के हर गांव में जाना चाहिए। हम लगे हैं, पैसे लगा रहे हैं, पूरी ताकत लगा रहे हैं। क्यों? हमें तो पूरे देश को ऊपर लाना है। यही तो रीजनल एस्पिरेशंस को एड्रेस करने का हमारा तरीका है। ये बात चलती है कि ये मोदी दी एडमिनिस्ट्रेटर है। अब अगर आप मोदी द पॉलिटिशियन के बारे में बात करूं तो जो पोलराइजेशन हमारे सोसाइटी में है वो हर इलेक्शन में उभर कर आती है, जाति के नाम पर हो या धर्म के नाम पर हो। कोई ना कोई किस्सा जरूर हो जाता है इलेक्शन से पहले। तो मोदी दी एडमिनिस्ट्रेटर, आपने बता दिया आपने क्या क्या किया है, मोदी द पॉलिटिशियन नहीं कर पाया है अभी तक। पहली बात है कि भारतीय जनता पार्टी, उसका मंत्र है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। हमने हमारे इन सिद्धांतों को कभी बदला नहीं है। आपने मेरे मुंह से सैकड़ों बार इसको सुना होगा और मैं तो देख रहा हूं इन दिनों दुनिया के देश भी मेरे इस वाक्य का अपनी भाषा में ट्रांसलेशन करके सुनाते हैं कि मोदी इन सिद्धांतों पे काम करते हैं। और इसलिए हम मानते हैं कि सबका साथ, यही हमारा मंत्र रहा, हम करते हैं। समाज व्यवस्था तो है ही है, इसको तो कोई नकार नहीं सकता है। लेकिन हैरानी तब होती है जब मैं देख रहा हूं मीडिया में हम समाज को कोई दबा कुचला वर्ग हो, उसकी चिंता हमको करनी चाहिए, क्यों नहीं करनी चाहिए। लेकिन हम कहेंगे भाई इस समाज में अगर पंथ के आधार पर देखें तो इस संप्रदाय में इस प्रकार की जाति व्यवस्था का वर्णन करेंगे और इस समाज में हम कभी नहीं करेंगे। क्या वहाँ भी समाज के और वर्गों में जातियाँ नहीं हैं, ऊंच नीच नहीं है, वहाँ पर बैकवर्ड नहीं। अब जैसे मेरे यहाँ गुजरात में मुस्लिम संप्रदाय में मैं समझता हूँ कि 70 जातियाँ ऐसी हैं जो ओबीसी हैं, और मेरे गुजरात में जब मैं था उनको ओबीसी की कैटेगरी में बेनिफिट मिलता था। लेकिन कभी मैं मीडिया में नहीं देख रहा हूँ कि भाई वहाँ कितने ओबीसी को टिकट मिला, वहाँ कितने पिछड़ों को टिकट मिला, कुछ नहीं। तो ये इस प्रकार की राजनीति कौन करते हैं जी? क्या इससे बाहर आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? हम टिकट देंगे तो भी जाति के आधार पर बंटवारा शुरू कर देते हैं, ये इसी भाषा में वर्णन करते हैं। किस जाति का कितना वोट मिलेगा ये भी कह रहे हैं। हम ये सारी भाषा को बदलना चाहिए और इसलिए सबका साथ, सबका विकास, हम उसी मंत्र को लेकर के चलना चाहते हैं, ताकि हमारा मत है कि देश की एकता देश को आगे ले जाने के लिए बहुत आवश्यक है। पर जो अल्पसंख्यक हैं वो दरार में गिर जाते हैं, वो जो फिशर्स होते हैं उनमें गिर जाते हैं। जो वो आपने तो कई सारे उदाहरण दे दिए जहाँ पर वो जैसे आपने कहा कि कार्ड यहाँ पर भी इस्तेमाल हो सकता है, वहाँ पर भी इस्तेमाल हो सकता है, बहुत सारी योजनाएं हैं। लेकिन जब ऐसे पोलराइजेशन के जो किस्से हो जाते हैं तब क्या होता है, मीडिया में भी आ जाता है। और जब मीडिया में आता है माइनॉरिटीज़ आर नॉट सेफ इन इंडिया, इंटरनेशनल मीडिया में भी आ जाता है। जो पूंजी निवेश करना चाहता है बाहर बैठ के, वो सोचता है यहाँ पॉलिटिकल अनरेस्ट है, मैं क्यों यहाँ पर पैसे लगाऊं। तो एक
आज विश्व में भारत ने अपनी एक अच्छी पहचान भी बनाई है और वो मीडिया की ताकत से भी आगे निकल गई है। अब जहाँ तक मीडिया का सवाल है, वो क्यों ऐसा करते हैं, किसके कारण करते हैं, किसके लिए करते हैं, किसके कहने से करते हैं, किसके दबाव में करते हैं, ऐसे विषयों पर मेरा टिप्पणी करना उचित नहीं है। लेकिन मेरा इतनी समझ जरूर है कि मीडिया वर्ल्ड में भी एक बहुत बड़ा कंपटीशन है। उनको भी टिकने के लिए, अपने व्यापारिक हितों के लिए भी बहुत जिद्दोजहद करनी पड़ रही है। वो भी एक एलिमेंट है, मीडिया की कुछ मजबूरियां भी हैं उनकी। इस सब के बावजूद भी हमारी बात दुनिया में पहुंची है, इन्हीं लोगों के माध्यम से पहुंची है, क्योंकि अच्छे लोग भी हैं, नहीं ऐसा नहीं है। जहां तक विदेश का मीडिया का कुछ सवाल है, दुनिया में मैंने देखा है कि कोई ही देश होगा, रेयर एक्सेप्शन, मैं भारत की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बाहर की बात कर रहा हूं, कि जहां का मीडिया अपने देश के हितों के खिलाफ कुछ करता हो, कभी नहीं करते। तो कभी कभी ये मीडिया हाउस भी उनके देश के हितों के लिए भी, देशों के बीच की जो स्पर्धा होती है, तो एक लाइन ड्रॉ करते हैं। तो उनकी एक अपनी दुनिया है, चलने दीजिए। लेकिन आप देखिए क्या कारण है कि आज सबसे ज्यादा एफडीआई है भारत में। क्या कारण है? सबसे ज्यादा एफआईआई है। क्या कारण है इतना निवेश आ रहा है? क्या कारण है कि जब आयुष्मान कोरोना आया, दुनिया के 150 के करीब देश भारत की दवाई के लिए, मुझे लगातार हिंदुस्तान, दुनिया के मैक्सिमम लोगों ने मुझ पर टेलीफोन करके दवाइयाँ मांगी होगी। तो भारत की प्रतिष्ठा है तभी तो कर रहे हैं। और इसलिए ये जो हम 24 घंटे हेडलाइन के भरोसे राजनीति करते हैं, उनकी मजबूरियां होगी। मैं तो दुनिया के लोगों के सामने सत्य लेकर के जाता हूं, सच्चाई पहुंचा के रहता हूं और दुनिया को भारत की तरफ आकर्षित कर रहा हूं। और पीएलआई स्कीम अभी अभी हम लाए, कितना बड़ा रिस्पांस मिल रहा है जी, कितना समर्थन मिल रहा है। समाजवाद के बारे में आपने कहा कि जो समाजवादी पार्टी है ये फेक सोशलिस्ट हैं, नकली सोशलिस्ट हैं। तो समाजवादी है कौन फिर उत्तर प्रदेश में? क्योंकि अर्थशास्त्री कहते हैं कि बीजेपी जो है वो पहले इकोनॉमिक पॉलिसीज में राइटिस्ट थी, फिर वो सेंट्रिस्ट हो गई, अब वही समाजवाद बन गए हैं। पहली बात है, भारतीय जनता पार्टी जनसंघ के जमाने से हमारी आर्थिक सिद्धांतों की चर्चा आप सुनोगे